आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसे एक ऐसे नजरिए से देखा गया जिसे शायद हमेशा के लिए दबा दिया गया था। ये कहानी है द पॉलिस्टर प्रिंस की। सोचिए, एक सीनियर लॉयर कोर्ट की सुनवाई के बीच में ये बात कह देते हैं। ये एक ऐसा बयान है जो उस पावर की तरफ इशारा करता है जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, एक जीरो से हीरो वाली कहानी, एक आम इंसान जिसने अपनी मेहनत, अपनी सोच से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। यही वो कहानी है जो हम सबने सुनी है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस चमकती कहानी के पीछे एक और थोड़ी, कह सकते हैं, स्याह कहानी छिपी हो? एक ऐसी कहानी जिसे जानबूझकर लोगों की नजरों से दूर रखा गया। एक कहानी जो ये सवाल खड़े करती है कि भाई पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। तो ये दूसरी कहानी आती है इस किताब से, द पॉलिस्टर प्रिंस। इसे लिखा था एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हामिश मैकडॉनल्ड ने। और इस किताब में इतने संगीन आरोप थे, इतने गंभीर इल्जाम थे कि इसे भारत में कभी बिकने ही नहीं दिया गया, मतलब इफेक्टिवली बैन कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस किताब में? ऐसे कौन से राज दफन थे कि इसे दबाने की इतनी बड़ी कोशिश की गई? चलिए आज इसी बैन की हुई कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं वो दावे क्या थे जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो किताब के मुताबिक पहला खेल था बाजार पर कब्जा करने का, एक तरह की जंग, पॉलिस्टर के बिजनेस पर अपना एक छत्र राज कायम करने की जंग। और इस जंग में जाहिर है दुश्मनों को रास्ते से हटाना जरूरी था। देखिए, उस जमाने में पॉलिस्टर मार्केट में दो और बड़े खिलाड़ी थे। एक तो ऑके सिल्क मिल्स के कपाल मेहरा और दूसरे बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया। किताब कहती है कि मेहरा को रास्ते से हटाने के लिए उन पर टैक्स चोरी के झूठे केस लगा दिए गए। और हद तो तब हो गई जब उनके बेटे को किडनैप करके पीटा गया, ऐसा आरोप है। लेकिन जो असली और सबसे लंबी लड़ाई चली वो थी नुस्ली वाडिया के खिलाफ। किताब के दावों के मुताबिक वाडिया को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया गया था। सबसे पहले पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके उनके नए प्लांट का लाइसेंस ही रुकवा दिया। फिर जब उन्होंने बाहर से मशीनें मंगवाईं तो उन्हें हफ्तों तक कस्टम में ही फंसाए रखा गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने और किडनैपिंग तक की धमकियां मिलने लगीं, ऐसा किताब में लिखा है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला दांव। पॉलिस्टर बनाने के लिए एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल होता है, पैराज़ाइलिन। किताब का दावा है कि जब वाडिया को मजबूरी में ये रॉ मटेरियल रिलायंस से ही खरीदना पड़ा तो उनसे सरकारी रेट से हर टन पे 7,000 रुपए ज्यादा वसूले गए। मतलब ये किसी को भी मार्केट से बाहर फेंकने का एक सीधा और बेहद असरदार तरीका था। तो ये तो हुई दुश्मनों की बात। अब आते हैं दूसरे खेल पर, नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने का खेल। किताब का आरोप है कि सरकारी पॉलिसी में क्या बदलाव होने वाला है इसकी खबर पहले ही मिल जाती थी और फिर इसका इस्तेमाल जबरदस्त मुनाफा कमाने के लिए किया जाता था। इसको समझने के लिए ये टाइमलाइन देखिए। तारीख है 29 मई 1985। सरकार पीटीए के इंपोर्ट पर बैन लगा देती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिलायंस ने ठीक इसके 1-2 दिन पहले ही 1,14,000 टन पीटीए का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि यह नियम बदलने वाला है और उन्होंने सालों का स्टॉक पहले ही जमा कर लिया, जबकि बाकी कॉम्पिटिटर्स देखते रह गए। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किताब एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाती है कि रिलायंस ने अपने लाइसेंस की कैपेसिटी से लगभग डबल पैराज़ाइलिन बनाया और इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर जो टैक्स बनता था, करीब 120 करोड़ रुपए, वो कभी चुकाया ही नहीं गया। अब आता है तीसरा और आखिरी खेल। ये खेल था पैसों का, एक बहुत ही उलझा हुआ फाइनेंशियल जाल। और इसकी कहानी हमें ले जाती है आइल ऑफ मैन, जो कि एक मशहूर टैक्स हेवन है। अब ये आइल ऑफ मैन है क्या? ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर की कंपनियां टैक्स बचाने के लिए खुद को रजिस्टर करती हैं। और हमारी कहानी का ये हिस्सा यहीं से जुड़ा है, जहां से रिलायंस में अचानक एक बहुत बड़ा और बहुत ही रहस्यमयी इन्वेस्टमेंट आया। तो किताब के मुताबिक अचानक से आइल ऑफ मैन में बनी 11 कंपनियां रिलायंस में करोड़ों रुपए लगा देती हैं। इन कंपनियों के नाम भी बड़े मजेदार थे, जैसे क्रोकोडाइल लिमिटेड और फियास्को ओवरसीज। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इन कंपनियों के ज्यादातर डायरेक्टर्स का सरनेम शाह था और इन सब के तार कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी से ही जुड़ते थे। तो सबसे बड़ा और धमाकेदार आरोप यह है कि ये कोई विदेशी निवेशक थे ही नहीं। किताब का दावा है कि ये पैसा भारत से ही बाहर भेजा गया था
और फिर इसे विदेशी इन्वेस्टमेंट बनाकर वापस लाया गया। तो ये पूरा चक्कर काम कैसे करता था? किताब के हिसाब से पैसा पहले इंडिया से बाहर आइल ऑफ मैन भेजा गया, फिर उसे इन कागजी कंपनियों, जिन्हें शेल कंपनीज कहते हैं, उनके जाल से घुमाया गया और फिर वापस इंडिया लाकर रिलायंस के ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया गया। और नतीजा, जैसे ही विदेशी इन्वेस्टमेंट की खबर फैली, रिलायंस का शेयर प्राइस रॉकेट बन गया, पूरे 78% का उछाल। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं और हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें खड़ी हैं। एक तरफ है धीरूभाई अंबानी की वो कहानी जो हम सब जानते हैं, एक जीनियस, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर की, जिसने जीरो से एक एम्पायर खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ है इस बैन हुई किताब की कहानी, जो एक ऐसे मास्टर मैनिपुलेटर की तस्वीर बनाती है जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो या कानून, उसे किसी भी तरह से हटा दिया। तो सवाल आखिर में वही है, एक प्रतिभाशाली जीनियस या एक तिकड़मी मैनिपुलेटर? पॉलिस्टर प्रिंस की कहानी आखिर है क्या, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे सुना कौन रहा है। और यही सवाल हमें सक्सेस, पावर और एक उस धुंधली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जहां सही और गलत के बीच का फर्क अक्सर मिट सा जाता है।